वेलकम एवरीबॉडी। वापस हम विलियन चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने द्रव द्रव विलियन प्रारंभ किया था। उससे पहले हमने वर्गीकरण किया था द्रव युग्म और द्रव मिश्रण, 3 प्रकार के लिए थे। उन 3 प्रकार के द्रव मिश्रणों या द्रव युग्म में से हम पहले युग्म की चर्चा कर रहे थे, जिसमें लिए गए दोनों द्रव एक दूसरे के साथ पूर्ण मिश्रणीय होते हैं और विलियन बनाते हैं। अर्थात द्रव द्रव जो विलियन बने थे, उन विलियनों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी और उन विलियनों पर या यह विलियन राउल के नियम का पालन करते हैं या नहीं करते, उसके आधार पर हमने राउल के नियम को प्रारंभ किया था। और राउल के नियम के अनुसार ये प्रदर्शित किया गया था कि किसी भी विलियन में जो 2 घटक या 2 विलय दिए गए हैं या 2 द्रव दिए गए हैं, उन द्रव में से किसी एक द्रव का वाष्प दाब उस द्रव की मूलबिन व उस द्रव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरीके से दूसरे द्रव का विलयन में वाष्प दाब उस द्रव की विलयन में मूलबिन और उस द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है उसके गुणनफल के बराबर होता है। और इसी प्रक्रिया को हमने आगे प्रदर्शित किया था कि विलयन का कुल दाब वाष्प दाब PS के रूप में P1 और P2 के योग के बराबर होता है। और इसी को हमने इन दोनों सूत्रों की सहायता व्यवस्थित करके बताया था कि यह P1 नोट प्लस X2 इंटू P2 नोट माइनस P1 नोट के अंतराल के रूप में प्रदर्शित किया था और इसका ग्राफीय निरूपण भी हमने लिया था। तो यह राउल के नियम को प्रदर्शित करता है, जिसमें हमने डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग करते हुए विलियन का कुल दाब यहाँ पर प्रदर्शित किया था PS, और PS के लिए ये सूत्र दर्शाया था, जिसमें लिमिटिंग ग्राफ आपको प्रदर्शित करके बताया जा चुका है। अब हम नेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि राउल का नियम किन किन परिस्थितियों पर लागू होता है। तो आपको वापस ध्यान रखना है, राउल नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है। तो हम लिख रहे हैं निम्न परिस्थितियों में राउल नियम लागू होता है। तो निम्न परिस्थितियों में राउल नियम या राउल्स लॉ प्रभावी है, नियम प्रभावी है या लागू होता है। तो राउल्स नियम प्रभावी किन किन पर है। तो राउल नियम नीचे में जो परिस्थितियां यहाँ पर लिख रहा हूँ, उन परिस्थितियों पर प्रभावी रूप से लागू होता है, और अगर इनमें से एक भी फेरबदल किया जाए तो यह नियम प्रभावित हो जाता है या लागू नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है विलयन तनु होना चाहिए। तो विलयन यदि तनु, 2 द्रव जो हमने लिए हैं उसमें एक द्रव की मात्रा कम और दूसरे की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक हो, विलयन तनु हो, तो राउल्स नियम अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर हम राउल नियम कौन सा पढ़ रहे हैं, 2 द्रवों के मिश्रण के द्वारा के लिए दिया गया राउल नियम है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे हम वाष्पशील विलय युक्त विलयन है उसके राउल नियम की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है ये आपको, यह हम वाष्पशील विलय युक्त विलयन की बात कर रहे हैं, जिसमें विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील प्रकृति के हैं। उनके लिए जो राउल नियम दिया गया है उसी की चर्चा कर रहे हैं। अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए ये प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए हम अलग से व्युत्पन्न करके राउल नियम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर पहली शर्त है विलयन अत्यधिक तनु होना चाहिए, तभी राउल नियम अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, चूंकि यहाँ पर हम 2 द्रव यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिए गए द्रव कैसे होने चाहिए, पूर्ण मिश्रणीय द्रव होने चाहिए। पूर्ण मिश्रणीय द्रव होंगे तो ही राउल नियम अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। यदि पूर्ण मिश्रणीय होने के बाद भी यदि इन दोनों विलयनों के आयतन में या ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है, तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। तो इसकी कंट्रोवर्सी या इसके अंदर जो अंदर की बात है वो हम नेक्स्ट में लेंगे, लेकिन अभी हम ये ध्यान रखें कि पूर्ण मिश्रणीय द्रव है तो राउल नियम अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं, वो पूर्ण मिश्रणीय की जगह ये ज़्यादा प्रभावी शब्द आता है और उसे कहते हैं राउल नियम आदर्श विलयनों पर लागू होता है। तो इसकी जगह सही शब्द हम काम में लेते हैं
आदर्श विलयन है तो ये नियम लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। तो पहली शर्त है विलयन तनु होना चाहिए, दूसरी शर्त है विलयन आदर्श होना चाहिए। वो आदर्श विलयन क्या है, उसकी गुण क्या है, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे। तीसरी परिस्थिति है अगर विलयन आदर्श भी बन रहा है लेकिन उसमें मिलाया गया विलय यदि वियोजित या संयोजित होता है तब भी नियम लागू नहीं होगा। तो लागू करने के लिए या राउल नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यहाँ पर विलय का विलयन में संयोजन व वियोजन न होता हो, संयोजन व वियोजन न हो तो ही ये नियम प्रभावी रूप से लागू होता है। और यदि कोई भी विलय विद्युत अपघटय या विलय विद्युत अपघटय प्रकृति का है जो आयनीकृत हो जाता है तो उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। यदि हमने विलय जो लिया है अम्लीय प्रकृति का है और जल में मिलाने के बाद ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। या फिर लिया गया कोई कार्बनिक अम्ल है और किसी कार्बनिक विलायक में घोल के हम विलयन बना रहे हैं और यहाँ पर यदि दोनों यौगिक आपस में संयोजित हो जाते हैं या विलय के अणु संयोजित हो जाते हैं तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। तो पहली शर्त है विलयन तनु होना चाहिए, दूसरी शर्त इसके अंदर है विलयन आदर्श होना चाहिए जिसमें दोनों द्रव पूर्ण रूप से कैसे हों, मिश्रणीय होंगे, तब भी हम उसके लिए ये नियम लागू करते हैं। इसी तरीके से अंतिम प्रक्रिया में हम बात करते हैं विलय और विलयन जो दिए गए हैं इनके मध्य किसी प्रकार का संयोजन और वियोजन न हो तो राउल नियम अप्लाई होता है, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तीन मुख्य परिस्थितियां हैं जिस पर राउल नियम लागू होता है। तो पहला है विलयन तनु हो, पूर्ण मिश्रणीय द्रव जो आदर्श विलयन बनाते हैं उन पर नियम लागू होगा, विलय और विलायकों का संयोजन नहीं हो तब ये नियम लागू होगा। इसके अलावा परिस्थितियां हैं तो वहां पर राउल नियम अप्लाई नहीं होगा। तो इस राउल नियम के लागू होने के आधार पर हम पूर्ण मिश्रणीय द्रव जो दिए गए हैं इनको पुनः तीन भागों में विभाजित करते हैं। तो अगली प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल नियम से पालन के आधार पर, राउल नियम का जो पालन कर रहे हैं उसके आधार पर, पालन के आधार पर कौन से द्रव की बात या मिश्रण की बात कर रहे हैं, आधार पर पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म जिनको हम विलयन कह रहे हैं तीन भागों में बांटे जाते हैं, तीन भागों में बांटे जाते हैं। वैसे दो पार्ट हैं, एक के दो और हो जाएंगे तो टोटल तीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से तो राउल नियम से पालन करने के आधार पर जो पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म या विलयन दिए गए हैं, दो द्रवों के विलयन दिए गए हैं, उनको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला भाग कहलाता है आदर्श विलयन, ऐसे विलयन जो राउल के नियम का पालन करते हैं। दूसरे प्रकार के जो विलयन हैं जिनको हम कहते हैं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, और इन्हीं अनादर्श विलयनों को हम वापिस आगे दो भागों में विभाजित करेंगे जिनको कहा जाता है धनात्मक विचलन के विलयन और दूसरे को कहेंगे ऋणात्मक विचलन के विलयन। तो राउल नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और राउल नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो तीन भाग कौन से होंगे, आदर्श, आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन, आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन या राउल के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। तो इस तरीके से तीन प्रकार के द्रव द्रव मिश्रण या द्रव द्रव विलयन बनते हैं। अब हम एक एक करके इनकी प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। अब हम पहले आदर्श और अनादर्श विलयनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, इनमें क्या अंतर है। आदर्श विलयन के पहले पॉइंट की बात की जाए तो आदर्श विलयन राउल नियम का पालन करते हैं, राउल नियम का
पालन करते हैं। ठीक है, या फिर इसके लिए कुछ जगह अलग शब्द संबंध ये शब्द भी दिए गए हैं जिनको हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की विलयन भी कहते हैं। तो आप यदि इसके अलावा कोई शब्द प्रदर्शित कर रहे हैं तो पहले प्रकार के आदर्श विलयनों को हम टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन कहते हैं। धनात्मक विचलन वाले हैं तो इनको हम टाइप सेकंड के सॉल्यूशन कहते हैं। ऋणात्मक विचलन वाले हैं तो इनको हम टाइप थर्ड के सॉल्यूशन कहते हैं। अर्थात अलग अलग 3 प्रकार के विलयन होंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 3 टाइप की विलयन इसमें बनते हैं। टाइप 1 को आदर्श विलयन, 2 को हम धनात्मक विचलन वाले और 3 को हम ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहते हैं। जिसमें टाइप फर्स्ट वाले विलयन आदर्श नियम का पालन करते हैं या राउल नियम का पालन करते हैं। और इसमें जो सूत्र दिया था P1 = x1 × P1 नोट और P2 = x2 × P2 नोट है, यह इसके बराबर प्रदर्शित होता है। और तीसरी परिस्थिति थी PS, तो PS P1 + P2 के योग के बराबर होता है। जबकि यदि हम दूसरे विलयनों की बात करें अनादर्श विलयन की, तो ये राउल के नियम का पालन नहीं करते। तो मैं यहाँ सिंपल लिख रहा हूँ, नहीं करते। तो पहले वाले विलयन राउल के नियम का पालन करते हैं, दूसरे वाले अनादर्श विलयन है, टाइप सेकंड थर्ड के विलयन है, तो ये इसका पालन नहीं कर रहे। मैं अभी दोनों को शामिल करके प्रदर्शित कर रहा हूँ अंतर, तो आदर्श और अनादर्श विलयनों के अंतर के रूप में हम लिखते हैं। अगर पालन नहीं करते तो इसका अर्थ ये हुआ कि P1 का मान P1 नोट और x1 के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, P2 का मान x2 और P2 नोट के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। और तीसरा यदि मैं प्रदर्शित करता हूँ तो PS का मान भी P1 और P2 के योग के बराबर नहीं होता, या तो उससे अधिक होगा या इससे कम रहेगा। तो इसी रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं और यही हो जाएंगे अनादर्श विलयन। सेकंड, इसका अंतर अगर हम प्रदर्शित करें तो आदर्श विलयन जो भी दिए गए हैं, आदर्श विलयनों में 2 विलेय और विलायकों को अलग अलग निश्चित अनुपात में लेकर यदि मिलाया जाए तो परिणामी विलयन का आयतन हमेशा दोनों विलेय और विलायकों के आयतन के योग के बराबर होता है। अर्थात विलेय और विलायक मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि मैं 100 ml विलेय फर्स्ट और 100 ml विलेय सेकंड लेकर विलेय और विलायक लेकर मिला देता हूं तो परिणामी विलयन का आयतन यहाँ पर 200 ml होगा। अर्थात इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि मैं आदर्श विलयन की जगह अनादर्श विलयन लेकर चलता हूं तो अनादर्श विलयनों के लिए यहाँ पर डेल्टा V का मान, अर्थात विलेय और विलायक को पृथक पृथक निश्चित आयतन में लेकर मिलाने पर जो आयतन प्राप्त होगा, तो कुल आयतन और पृथक पृथक आयतनों का योग बराबर नहीं होता है। अर्थात डेल्टा V का मान 0 नहीं होगा। इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि यदि 100 ml विलेय और 100 ml विलायक को लेकर के यदि मिलाया जाए तो परिणामी विलयन का आयतन 200 ml के बराबर नहीं होगा, या तो 200 से कम होगा या 200 से ज़्यादा होगा। कम और ज़्यादा होता है, उसी आधार पर हम इसको धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि प्रश्न इस तरह का आ जाए, उदाहरण मैं दूंगा उस टाइम फिर बताऊंगा कि यदि आपको जल और एथिल अल्कोहल के 100 ml विलयन लेकर के इनको आपस में मिला दिया जाए और फिर पूछा जाए इनका परिणामी विलयन का आयतन कितना होगा, या तो 200 होगा, 200 से कम होगा, 200 से ज़्यादा होगा, या आंकड़े पर्याप्त नहीं है, चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता रखना पड़ेगा कि जल और एथिल अल्कोहल मिलाने पर कौन से प्रकार के विलयन बनते हैं, आदर्श विलयन है या धनात्मक विचलन के विलयन है या ऋणात्मक विचलन के विलयन है। उन तीनों का अगर पता होगा कौन से प्रकार का विलयन बनेगा तो ही हम परिणामी विलयन के आयतन को दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एथिल अल्कोहल का 100 ml और जल का 100 ml लेकर के यदि दोनों को मिलाया जाए तो परिणामी विलयन का आयतन 200 ml से ज़्यादा होता है। अर्थात आयतन में वृद्धि होती है, धनात्मक विचलन का विलयन बनता
है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उदाहरण पता है तो हम परिणामी विलयन के आयतन में परिवर्तन दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा अंतर हम प्रदर्शित कर रहे हैं और वह है अंतःक्रिया या इंटरेक्शन। अंतःक्रिया व इंटरेक्शन। अंतःक्रिया दो प्रकार की होती है, विलेय के मध्य, दूसरी विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य, और तीसरी विलायक के अणुओं के मध्य। जब हम शुद्ध द्रव ले रहे हैं, विलेय और विलायक अलग अलग हैं, तो विलेय अणुओं के मध्य की अंतःक्रिया और विलायक के अणुओं की अंतःक्रिया ही इसमें होगी। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को आपस में मिला करके विलयन बनाते हैं तो यहाँ पर विलायक और विलेय के अणुओं के मध्य अंतःक्रिया होगी, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो यदि आदर्श विलयन है तो आकर्षण व प्रतिकर्षण जो पहले था बाद में भी उतना ही रहता है, अर्थात विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य की अंतःक्रिया विलेय अणुओं और विलायक अणुओं के मध्य की अंतःक्रिया के लगभग बराबर होती है। टाइप फर्स्ट या आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो विलेय विलायक और इनके मध्य अंतःक्रिया होती है वह स्थिर रहती है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करती। लेकिन यदि मैं अनादर्श विलयन की बात करता हूँ तो अंतःक्रिया परिवर्तित होती है। अंतःक्रिया परिवर्तित होती है। यदि मैं आकर्षण प्रतिकर्षण की बात करता हूँ तो विलेय और विलायक आपस में मिलाने पर इनके मध्य या तो आकर्षण बढ़ता है या प्रतिकर्षण बढ़ता है, जिससे आयतन में परिवर्तन होगा। और इसी के लिए कहा गया है अंतःक्रिया परिवर्तित होती है, अर्थात विलेय और विलायक की अंतःक्रिया की तुलना में विलायक और विलेय के मध्य होने वाली अंतःक्रिया या तो आकर्षण के रूप में अधिक होगी या प्रतिकर्षण के रूप में अधिक होगी। उसी को हम अंतःक्रिया परिवर्तन कहते हैं। इसलिए आयतन इसी के कारण परिवर्तित होता है। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं। लेफ्ट साइड में हम वापस चर्चा कर रहे हैं आदर्श विलयन टाइप फर्स्ट के सॉल्यूशन, और सेकंड टाइप में हम बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन की। और अनादर्श विलयन के अंदर हम दो प्रकार के विलयन ले रहे हैं, धनात्मक विचलन के टाइप सेकंड और ऋणात्मक विचलन के टाइप थर्ड विलयन एक साथ ले रहे हैं। फिर इनकी दोनों की अलग अलग चर्चा करेंगे। तो मैं नेक्स्ट में चौथा पॉइंट यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ कि यदि विलेय और विलायक को लेकर के आपस में मिलाया जाए तो इनके मध्य ऊर्जाओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात विलेय और विलायक की मिश्रण एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या कह सकते हैं मिश्रण एंथैल्पी परिवर्तन। इसको मैं मिक्सचर लिख रहा हूं, तो मानक मिश्रण एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना होगा? 0 होगा। तो इसको बराबर लिखेंगे 0, अर्थात विलेय और विलायक को मिलाने पर न तो ऊर्जा अवशोषित होगी न उत्सर्जित होगी, अर्थात ऊर्जा अवशोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है, उष्मा शोषी उष्माक्षेपी प्रकृति प्रदर्शित नहीं होती, अर्थात डेल्टा H मिक्सचर का मान कितना होगा? 0 रहेगा। तो विलेय और विलायक का यदि मान या एंथैल्पी का मान ज्ञात है और यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो परिणामी एंथैल्पी का मान विलेय और विलायक की एंथैल्पियों के योग के बराबर होगा, अर्थात इसमें न तो ऊष्मा अवशोषित और न ही उत्सर्जित होगी। लेकिन यदि मैं अनादर्श विलयन की बात करता हूं तो अनादर्श विलयनों में विलेय और विलायक को मिलाने पर जो मानक एंथैल्पी परिवर्तन है इसका मान या तो बढ़ जाता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, या फिर घट जाता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऐसी स्थिति में ऊष्मा अवशोषण और उत्सर्जन प्रदर्शित करने वाले विलयनों को ही हम अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और बाकी वाले विलयन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन, इसका नाम जरूर ध्यान रखना, इसको हम लिखते हैं मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन, तो मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन आप द्रव भी लिख सकते हैं। तो द्रव मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, अर्थात डेल्टा H मिक्सचर का मान धनात्मक भी हो सकता है और डेल्टा H मिक्सचर या मिश्रण का मान ऋणात्मक भी हो सकता है।
उष्माशोषी प्रक्रम होगा तो धनात्मक, और उष्माक्षेपी प्रक्रम होगा तो इसका मान ऋणात्मक रहेगा। लेकिन धनात्मक ऋणात्मक के आधार पर हम टाइप सेकंड थर्ड विलयन लेंगे। अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ये इसका चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट के रूप में प्रदर्शित करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि विलयन विलेय और विलायक मिलाने पर जो विलयन बना रहे हैं वह विलयन आदर्श विलयन या टाइप फर्स्ट प्रकृति का सॉल्यूशन है, तो ऐसी स्थिति में इन विलयनों को हम स्थिर क्वाथी विलयन नहीं या स्थिर क्वाथी विलयन नहीं कहते। ठीक है, तो यहां पर हम अगली बात करेंगे। अनादर्श विलयन है तो सीधा कह सकते हैं अनादर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आदर्श विलयन है तो इनको मिलाने पर परिणामी विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाता है। अगर एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाता है, इसका मतलब ऐसे विलयनों को, अब ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन के रूप में पूछा जाता है। यदि आदर्श विलयन है, स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाते हैं, तो उनको हम प्रभाजी आसवन, उनको हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, पृथक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि यदि दिए गए विलयन में आदर्श विलयन बन रहा है या दो विलेय मिलाए हुए हैं उनमें आदर्श विलयन बन रहा है, तो आदर्श विलयनों को हम प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा दोनों विलेय और विलायक को पृथक कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाते। तो सिंपल सा, ये डिटेल में हम अलग से टॉपिक लेंगे। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण प्रभाजी आसवन की या स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बने तो प्रभाजी आसवन द्वारा हम इन विलयनों को या विलेय और विलायक को पृथक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अनादर्श विलयन की बात करता हूं तो अनादर्श विलयन एजियोट्रोपिक मिक्सचर या मिश्रण बनाते हैं, और अगर एजियोट्रोपिक मिश्रण बनाते हैं इसका मतलब इनको प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है अंतिम अंतर के रूप में कि यदि दिए गए विलेय और विलायक को मिलाने पर परिणामी विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है तो उसको हम प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं कर सकते, और अगर नहीं बनता है तो उनको हम प्रभाजी आसवन की विधि से पृथक कर सकते हैं। और यही आदर्श और अनादर्श विलयन टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड थर्ड के मध्य अंतर के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसके अंदर अब हम लास्ट में ले रहे हैं इनके उदाहरण। तो नेक्स्ट प्रक्रिया के अंदर हम बात करते हैं आदर्श विलयन के उदाहरण में अभी ले रहा हूं, बाकी टाइप सेकंड और थर्ड के विलयन जो दिए गए हैं उनके उदाहरण हम अलग लिखेंगे। आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन या इसी को कहते हैं टाइप फर्स्ट के सॉल्यूशन, और इनके हम ले रहे हैं उदाहरण। उदाहरण के अंदर हम पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं C6H6 बेंजीन और C6H5CH3 टोलुइन। तो बेंजीन और टोलुइन को यदि मिलाया जाए तो ये टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम इसमें यूज करते हैं वो है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, दोनों आपस में आदर्श विलयन बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर H2O और साथ में CH3OH मिथाइल एल्कोहल, ये ध्यान रखना, बाकी एल्कोहल यहाँ पर अनादर्श विलयन बनाएंगे, लेकिन मेथिल एल्कोहल और जल आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं, या टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन कहलाते या टाइप फर्स्ट के विलयन कहलाते हैं। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं
इथाइलिन ब्रोमाइड प्लस इथाइलिन आयोडाइड, ये दोनों भी इसी प्रकार के विलयन बनाते हैं। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं एन हेप्टेन और एन हेक्सेन भी दोनों इसी तरह के विलयन बनाते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल में लेता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी आपस में इसी प्रकार के विलयन बनाते हैं। इनको हम टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन कहते हैं। वैसे कोई भी विलयन आदर्श विलयन, एग्जैक्ट आदर्श विलयन नहीं होता है, इसलिए इनके लिए हम ज़्यादातर शब्द टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन काम में लेते हैं। और ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से राउल के नियम के पालन के आधार पर हम विलयनों को दो भागों में विभाजित करें, एक आदर्श और दूसरे को कहेंगे अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयनों के अंतर और उनके अंदर आदर्श विलयनों के एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इनको हम टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन और उनके एग्जाम्पल कहते हैं, क्योंकि कोई भी विलयन शुद्ध या एकदम आदर्श नहीं होता है, आइडियल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आदर्श विलयन जो नहीं है या राउल नियम से जो विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हैं वो कौन कौन से हैं, उनके मध्य अंतर क्या क्या है और एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।